गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील हो गई है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में पिछले एक साल से चला आ रहा गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत रूस से तेल नहीं लेगा। पीएम मोदी की ओर से जारी बयान में ट्रंप के रूसी तेल के दावे की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं भारत और अमेरिका की दोस्ती में एक बार फिर से गर्माहट लाने का बड़ा श्रेय अमेरिका के नए राजदूत सर्गियो गोर को दिया जा रहा है। सर्गियो गोर अमेरिकी राष्ट्रपति के बेहद करीबी माने जाते हैं। सर्गियो गोर ने क्वाड को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे चीन की नींद उड़ सकती है। सर्गियो गोर ने क्वाड के भविष्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यह संगठन कहीं नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की थी। गोर ने कहा कि हमारी बहुत सारी योजना है जिसका मैं अभी ऐलान नहीं करूंगा। बता दें कि क्वाड को चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए बनाया गया था। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य देश हैं। क्वाड बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप को आना था भारत। बता दें कि साल 2025 में क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की भारत में बैठक होनी थी, लेकिन यह नहीं हो सक पाई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में दावा किया था कि पीएम मोदी चाहते हैं कि वो क्वाड में हिस्सा लेने के लिए भारत की यात्रा करें। अब ट्रेड डील हो जाने के बाद सर्गियो गोर के बयान से उम्मीद है कि जल्दी क्वाड की शिखर बैठक भारत में हो सकती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी अमेरिका में है और माना जा रहा है कि क्वाड को लेकर उनकी अमेरिकी नेताओं से बात होगी। चीन जिस तरह से हिंद प्रशांत के देशों को डराने में जुटा है, क्वाड को मजबूत करने की मांग तेज हो रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने चीन से करीबी बढ़ा दी और अपने पैर सिकुड़ने शुरू कर दिए, जिससे क्वाड के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगा था। क्वाड देश आर्थिक गतिविधियों, आधारभूत ढांचा प्रोजेक्ट और सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे में मालाबार नौसैनिक अभ्यास शामिल है। वहीं ट्रंप ने तो क्वाड की जगह पर चीन के साथ G2 शिखर बैठक करने पर जोर दिया था। इससे भी अमेरिका के रुख पर शंका के बादल मंडराने लगे थे। हाल ही में अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति NDS को जारी किया था। अमेरिका ने चीन पर बदली अपनी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति। राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में अमेरिका ने साफ संकेत दिया था कि वो अपनी सुरक्षा और पश्चिमी गुजरात पर ज़्यादा फोकस करेगा। इस पर कहा गया कि चीन अभी भी उसका मुख्य चिंता का विषय है, लेकिन चीन को लेकर कोई साफ बयान नहीं दिया गया। इसकी बजाय इसमें तनाव कम करने पर जोर दिया गया। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन खुद सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठाएगा। इस नीति से जापान से लेकर ताइवान तक अमेरिका को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को 25% घटाकर 18% कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ की आबादी की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों का लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। ये बात करें रूस की। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर किए गए दावों पर बयान दिया है। ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद दावा किया था कि भारत ने रूसी तेल आयात बंद कर दिया है। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है जिससे पता चले कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करने की योजना बना रहा है। क्रेमलिन ने रूसी तेल खरीद पर क्या कहा? स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए पेस्कोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा के बाद की रिपोर्टर पर बात की। इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर 18% का कम पारस्परिक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में सबसे कम दर है। पेस्कोव ने सवाल के जवाब में कहा कि अब तक हमने इस मामले पर दिल्ली से कोई बयान नहीं सुना है कि क्या व्यापार समझौते में भारत रूसी ऊर्जा के आयात में कटौती करने की प्रतिबद्धता शामिल थी। ये टिप्पणियां इस अटकलों के बीच आई हैं कि क्या वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध मॉस्को के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत ने हाल के वर्षों में रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद में काफ़ी वृद्धि की है, जिससे रूस उसके शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। पेस्कोव ने इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को विदेश नीति में बदलाव की परवाह किए बिना भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना जारी रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को हर संभव तरीके से विकसित करना जारी रखना चाहते हैं और हम सब ठीक वैसा ही कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। ऐसे में अमेरिका भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा कि सोमवार को पीएम मोदी से बात की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें व्यापार, यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करना, अमेरिका के साथ वेनेजुएला से भी ज़्यादा तेल खरीदने की बातें शामिल थी। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद कर रहा है। ये बात करें हम पाकिस्तान की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान की रखवाली करने में अक्षम है। उन्होंने माना कि पाकिस्तानी सेना हाल ही में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी के बीच बलूचिस्तान की सुरक्षा और गश्त करने में संघर्ष कर रही है। उनका यह कबूलनामा बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद आया है। सोशल मीडिया पर कई असत्यापित वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच विद्रोहियों के हमलों के डर से भागते हुए दिखाया गया है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में बताई लाचारी। सोमवार को नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% अधिक है, जिससे प्रभावी नियंत्रण करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के 40% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। बलूचिस्तान में और अधिक सेना तैनात करने की मांग। उन्होंने कहा इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करना घनी आबादी वाले शहर को संभालने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। हमारे सैनिक तैनात हैं, सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, लेकिन जब इतने बड़े क्षेत्र की रखवाली और गश्त करने की बात आती है तो वे शारीरिक रूप से अक्षम हैं। बलूच विद्रोहियों के पास एडवांस और महंगे हथियार। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के पास पाकिस्तान की सेना से ज़्यादा एडवांस और महंगे हथियार हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी विद्रोही लगभग 20 लाख रुपये की राइफलें, 4000 से $5000 के थर्मल और लेजर सिस्टम और हर बलूच विद्रोही को लगभग $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम बात करें एक और बार पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि IWT विवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। भारत ने इस मामले में हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA के दखल को खारिज कर दिया है। नीदरलैंड्स के हेग में IWT पर सुनवाई पर भारत ने कहा कि वह इस ट्रिब्यूनल को गैर कानूनी मानता है। भारत ने इस ट्रिब्यूनल के सप्लीमेंट्री अवार्ड और ऑपरेशनल डाटा मांगने वाले समन को नहीं माना है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस मुद्दे को पूरे क्षेत्र के लिए खतरा कह रहा है। भारत के ताज़ा फैसले ने उसके संकट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हेग स्थित कोर्ट ने पिछले हफ्ते भारत को समन देते हुए कहा था कि कश्मीर के किशनगंगा और रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से संवेदनशील ऑपरेशनल रिकॉर्ड और डाटा दिया जाए। भारत ने इस मांग को खारिज करते हुए डाटा देने से इनकार कर दिया। भारत सरकार ने ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को मानने से ही इनकार कर दिया है। आर्बिट्रेशन कोर्ट नियम के तहत नहीं है। भारत न्यूज़ 18 ने सरकारी सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्ट में कहा है कि विदेश मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को औपचारिक रूप से बता दिया कि भारत ना तो उसके आदेशों का पालन करेगा, ना ही कार्रवाई में हिस्सा लेगा। भारत ने कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस के बीच एक समांतर आर्बिट्रेशन कोर्ट का गठन सिंधु जल संधि के विवाद समाधान ढांचे का उल्लंघन है। एक वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि जब तक भारत की मौलिक सुरक्षा चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता और पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन बंद नहीं करता, तब तक भारत किसी भी संधि दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना या मध्यस्थता में भाग लेना शामिल है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने गुहार लगाई। पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया गया और दुनिया से दखल की अपील की गई। पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर UN और दूसरे मंचों पर उठा रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ दुनिया से गुहार लगाई बल्कि भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी भी दी है। पाकिस्तान इस कदम को एक्ट ऑफ वॉर कहता है। बीते साल अप्रैल में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने घोषणा की थी कि वो पाकिस्तान के साथ 1960 में IWT को स्थगित कर रहा है। IWT संधि सिंधु बेसिन की 6 नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच करती है। भारत के कदम से पाकिस्तान के सामने जल संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। ये अब हम बात करें केंद्र सरकार के बजट की। केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए आम बजट में देश के रक्षा बजट में रिकॉर्ड 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके तहत भारत का कुल रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा आवंटन माना जा रहा है। इसमें से 2.19 लाख करोड़ रुपये कैपिटल बजट, नए हथियार, विमान, युद्धपोत, मिसाइल, ड्रोन तकनीक आदि के लिए रखे गए हैं, जिसमें पिछले साल की तुलना में 22% की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसका मकसद भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना को और ज़्यादा आधुनिक, ताकतवर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का रक्षा बजट कितना? पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ आतंकी कैंप तबाह हुए बल्कि आतंकियों की मदद कर रही पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कई सैन्य पोस्ट, बंकर और ठिकाने नष्ट किए गए थे, जिससे पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की सेना को बड़ा झटका लगा था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने दबाव में आकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये 2550 अरब रुपये कर दिया।
भारतीय मुद्रा में ये करीब 72,850 करोड़ रुपए बैठता है। भारत का बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों देशों के रक्षा बजट की तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत का रक्षा बजट 7,84,678 करोड़ रुपए, पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 72,850 करोड़ रुपए, यानी भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से 10 गुना से भी ज़्यादा है। भारत के बजट का बंटवारा इस तरह से है: कैपिटल बजट नए हथियार और तकनीक 2,19,306 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय सैलरी ऑपरेशनल खर्च आदि 5,53,668 करोड़ रुपए, इसमें से पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपए, खास तौर पर विमान और एरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपए, नौसेना के युद्धपोत और बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपए। इसका सीधा मतलब है कि भारत सैन्य ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। आर्थिक संकट में पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग रही सरकार। इस समय पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है, जनता परेशान है, सरकार के पास पैसा नहीं है। देश चलाने के लिए पाकिस्तान को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कई देशों से कर्ज और आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाए हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जल्दबाजी में अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया, लेकिन सैन्य और आर्थिक ताकत के मामले में अब भी भारत के सामने बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.